अगर हम विकास डेवलपमेंट रेवोल्यूशन की बात करें तो रेवोल्यूशन बच्चा नकल करने से नहीं आता। अगर हम सोचें कि फ्रांस की औद्योगिक क्रांति की हम नकल करके अपने यहाँ फ्रांस बन जाए तो ये होने वाला नहीं है। अकॉर्डिंग टू इकोलॉजी, नॉट नॉन इकोलॉजिकल। हमें इकोलॉजिकल होना है। लेकिन दूसरे का विकास देख करके जब हम नकल करते हैं तो अगर हमने ठीक अध्ययन नहीं किया है तो ये नॉन इकोलॉजिकल हो सकता है। नंबर 2, अकॉर्डिंग टू एडमिनिस्ट्रेशन। ठीक है। और अगर हम सोचे कि अमेरिका के नौकरशाही में ये सब होता है, हाँ, इसलिए हमारे देश में ऐसी ही नौकरशाही हो, तो आप फिर एडमिनिस्ट्रेशन के मामले में नॉन इकोलॉजिकल हो जाएंगे। ठीक है। आइडियोलॉजी, लिखने पे मत जाओ, बोल रहा हूं जो उस पे जाओ। आइडियोलॉजी, आदर्शात्मक। अगर आप आदर्श को लपकने के चक्कर में हैं तो ध्यान रखिएगा, इस देश में बीपीएल, भुखमरी और शिक्षा की भरमार है, आदर्श नहीं मिलेगा। इसका अप्लाइड एस्पेक्ट समझिए, इसका बिहेवियर समझिए। अगर आप ये नहीं समझ रहे हैं तो फिर नॉन इकोलॉजिकल हो जाएंगे। तो देश बनता है दूसरे देशों की नकल करने से नहीं, देश बनता है स्वयं की परिस्थिति को आंकने से। यही व्यक्ति पे भी लागू, समझे ना। एवरेस्ट पे चढ़ने वाले के साथ सोने से, उसके साथ घूमने से, उसके साथ चाट पकौड़ा खाने से आप एवरेस्ट पे नहीं चढ़ जाएंगे। और ना वो जहां जहां कदम रखा था वहां कदम रखने से हो जाएगा। आपकी अपनी एक्सरसाइज चाहिए। इसलिए कोई हमसे पूछता है कि सर आईएएस बनने के लिए क्या करना चाहिए, हमने कहा जो आईएएस बनने के लिए जरूरी चीज है वो ये होता है, इसको करो। रात को कितना घंटा पढ़े, दिन को, हमने कहा कभी भी यार पढ़ लेना, बस पढ़ के बता देना, इसको लिख देना। रात को 2 बजे तुमको समझ आता है, पढ़ लेना। नहीं समझ में आता 8 ही बजे सो जाओ ना, शाम को रात भर सो, पूरी रात सो जा तुम बिना खाए। 3 घंटा पढ़, 4 घंटा पढ़, 5 घंटा पढ़, 8 घंटा पढ़, 10 घंटा, जब तक ये सिलेबस पढ़ के समझ के लिख न लो तब तक पढ़ो, हो जाएगा उसके बाद। अब वो तुम्हारी ड्यूटी है कि 4 बजे भोर में उठते हो कि रात को 2 बजे तक पढ़ते हो, वो तुम्हारे ऊपर निर्भर है। अब चूंकि ज्यादा अति कर दोगे तो सेहत और तमाम चीजों से दिक्कत होगा, तो ये थोड़ा सा लंबी प्रक्रिया है। रेगुलेट ऐसा करो कि उससे हेल्दी भी रहो और सफलता भी मिल जाए। पता चला कि हमने गड्ढे में गाड़ी जल्दी में डाल दिया और बाद में 1 घंटा से निकाल रहे हैं। जो ओवरटेक करते हैं बाद में जाकर किसी ट्रक में मार देते हैं, तो किस बात की जल्दी किए थे वो? क्यों भाई? इतनी बढ़िया सावधानी कि रात दिन एक कर दिए, सोने होने का फिक्र नहीं, सर दर्द हो रहा है, शरीर बोझिल है, पढ़ाई में मन नहीं लग रहा। अरे जिसके लिए तुम ये अति किए थे वही के खिलाफ तुम काम करने लगे, तो किए क्यों थे? प्लानिंग से करना। हमने क्या किया? डेवलपमेंट। और ये मैं एग्जाम्पल बच्चा ऐसे हवा में नहीं दे रहा हूं, आजादी के बाद यही हुआ था। किससे आजाद थे हम? अंग्रेजों से। नकल किसकी करेंगे? अंग्रेजों की। अंग्रेजों की नकल करेंगे तो अंग्रेजों का इकोलॉजी देखे हैं, उनका इन्वायरमेंट देखे हैं, हाँ, वो कौन से कटिबंध में रहते हैं ये भी तो जानते हैं ना। हम तो उष्ण कटिबंध वाले देश हैं, वो तो ठंडे इलाके वाले हैं। उनके यहां सड़कों पे लंदन की 3 महीना तो बर्फ गिरी रहती है, हमारे यहां तो 45-50 डिग्री की चिलचिलाती धूप होती है। यह नवंबर का महीना है, शर्ट पहन के भी अभी घूम सकते हैं आप। अरे सवेरे शाम छोड़ दो यार, दिनवा में, हाँ? और वहां लंदन में फिर हम उनका नकल करेंगे? काहे तुम्हारा नकल करें यार?
हम अपने आप देखेंगे अपने भारत को, अपना नजरिया। विकास प्रशासन जो था, विकास शब्द जो विकास प्रशासन, एक ब्यूरोक्रेट थे युगल गोस्वामी, वो गढ़े थे 1952 में। और तुलनात्मक विकास की बात अगर प्रशासन की बात किया जाए तो फ्रेडरिक्स जो चाइना का था, उसने कंपेयर किया किसके बीच? ऐसे देशों के बीच, एशिया, अफ्रीका, लैटिन अमेरिका के देश जो 50 के दशक में आज़ादी प्राप्त किए थे, यानी जिनको अपना स्वराज मिल गया, अपना स्वदेश मिल गया, अपनी स्वाधीनता मिल गया, उनके सामने एक चुनौती थी। क्या? पब्लिक एम्पावरमेंट। क्या प्रॉब्लम था उनके सामने? पब्लिक को एम्पावर्ड करना। अंग्रेज लोग तो अपना निजी लाभ ले रहा था, ईस्ट इंडिया कंपनी आई थी लाभ लेने के लिए। जब 1857 के विद्रोह में सब सत्ता सीधे अंग्रेजों की हमारे ऊपर आ गई, तो उन्होंने कौन सा राम राज्य यहां कायम करा दिया? वो सब भी अपना काम कर रहे थे। हमारा नुकसान है, होने दो, फायदा तो उनका हो ही रहा है, तो हमको नहीं रहना है ना ऐसे नुकसान में। तो हमने स्वराज, स्वाधीनता, स्वतंत्रता, संप्रभुता सब हासिल कर लिया 15 अगस्त 1947 को। तो इतने से काम चलेगा? विकास का प्रशासन, विकास क्रांति कहां रहेगी? जनता का जो एम्पावरमेंट है, जो हमारा परफॉर्मेंस मैकेनिज्म एस्पेक्ट है, उसको भी तो खोजना है कि हम जिंदगी भर यही गाते रहें कि देखो हमने लड़ाई लड़ी, ये किया, वो किया, जैसे सरकारें गाती हैं कि हमने ये किया, वो किया। अरे तुम बताओ ना यार, तुम क्या किए? तो 15 अगस्त 1947 से नेहरू से पूछा जाएगा ना कि आप बताओ क्या होगा। अब ये कहें कि देखो, हम याद है तुमको कि जब स्वतंत्रता का झंडा लहराए थे रावी नदी के तट पे लाहौर में, तो कौन अध्यक्ष था? बोलो भाइयों बहनों, कौन अध्यक्ष था? तो जनता कहेगी आप ही तो थे। संविधान बनाने में, इंटरिम गवर्नमेंट में, लाठी खाने में, जेल जाने में, भारत एक खोज लिखने में कौन था? वही पूछेंगे जो थे जिसमें वो। अरे मेरे भाई, 15 अगस्त 47 हो गया है, देश आजाद हो गया है, झंडा अपना लहर गया है। 51 की जनगणना से देखें तो भारत पाकिस्तान के बंटने के बाद 36 करोड़ की जनसंख्या थी, 18.33% पढ़े लिखे थे। समस्याएं हैं, बंटवारे के देश से कुछ टूटा है, कुछ बना है, कुछ बिगड़ा है, कुछ मिला है, कुछ खोया है। लेकिन जनता पर परफॉर्मेंस करना, जनता को सशक्त करने वाला पूरा काम बचा है। आप प्राइम मिनिस्टर हैं, बताओ अब क्या करोगे? अपने स्वतंत्रता संग्राम सेनानी होने का गाना गाओगे या इस देश में विकास क्रांति की बात करोगे? क्यों? अगर विकास क्रांति की बात नहीं करेंगे तो हम आजाद होकर के भी क्या हासिल करेंगे? हाँ, पराधीन सपने सुख नहीं। अंग्रेजों के जमाने में तो हमको कोई सुख था नहीं, सपने में भी। तो चलो अब तो नींद ठीक से आती है क्योंकि हम स्वतंत्र हैं, लेकिन जब उठते हैं और पेट कलवलाता है और भोजन नहीं मिलता, तब यार थोड़ा दिक्कत हो जाती है कि स्वाधीनता में ये क्या कमी रह गई कि हमारे राजनेता या हमारे विकासकर्ता इतने मजबूत क्यों नहीं बन पा रहे हैं? कहाँ गई उनकी इच्छा? अरे भाई, ईस्ट इंडिया कंपनी आई थी अपने मुनाफे के लिए, ब्रिटिश राज था, उसका अपना मुनाफा था। लेकिन हमारे देश की सरकारें कौन सा मुनाफा ढो रही? अरे जनता सशक्तिकरण सबसे बड़ा मुनाफा है उनका। गरीबी, बीमारी, बेरोजगारी से मुक्ति सबसे बड़ा मुनाफा है स्वाधीन भारत का। सुशासन का तगमा लगता है, इतिहास में बड़ा नाम होता है, चरम पर आपका स्वर्ण अक्षरों में नाम होगा। बीमारी, भुखमरी, बेरोजगारी समस्याएं पड़ी रहेंगी और स्वाधीन भारत में आप सत्ता चलाएंगे। कौन सा मुनाफा खोज रहे हैं? हाँ, भाषणों से मुनाफा नहीं मिलेगा, परफॉर्मेंस से मुनाफा मिलेगा।